तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं महेश आर्या अपने इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने बचपन में एक बात सुनी थी जब मैं स्कूल में था। उन दिनों हर दिन बोर्ड पर सुबह सुबह सुविचार लिखे जाते थे। मैंने वहां पढ़ा था कि आपके 2 मीठे शब्द दूसरे को सुख का अनुभव करवाएंगे। इस कहानी में इसी बात का जिक्र है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम जैसा सोचते हैं हर बार वैसा नहीं होता। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी को अपनी आवाज दूं, तो कहानी सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी की जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम सेजल है। मैं गुजरात की रहने वाली हूं। आप सबको बता दूं कि मैं सर की सारी कहानियां सुनती हूं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आज मैं एक सच्ची कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूं। यह कहानी तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी शादी के बाद मैं ससुराल चली गई। मेरे ससुराल में मेरी 3 ननंद है और एक जेठ जी। मेरे हस्बैंड उनमें सबसे छोटे हैं। बात करूं मेरी ननंद की, तो मेरी 2 ननंद गुजरात में रहती हैं और एक आगरा में। एक बार मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि चल आगरा घूम कर आते हैं, छुट्टियां काफी है तो दीदी के घर भी थोड़ा रह लेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको यह बता दूं कि मेरी ननंद के हस्बैंड डिजाइन का कारखाना चलाते हैं। इस वजह से अक्सर वो घर से बाहर ही रहते हैं। खैर, हम लोग आगरा चले गए। आप मानोगे नहीं, मैं बहुत ही खुश थी। मुझे ताजमहल देखना था, साथ ही साथ दीदी से भी मिलना था। दरअसल वो हमारी शादी में नहीं आ पाई थी। खैर, हम लोग आगरा पहुंच गए। दोस्तों, दीदी जहां पर रहती थी वो एक किराए का घर था। वहां पर एक अंकल आंटी के बहुत सारे रूम थे। वो मकान तकरीबन 2 मंजिला था। एक तरह से बहुत बड़ा घर था। उन्होंने 3-4 रूम भाड़े पर दिए हुए थे और सामने वाले रूम में दीदी रहती थी। दोस्तों, जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो हमें बहुत अच्छा लगा। 3-4 दिन तो हमने घूमने में ही निकाल दिए। ताजमहल भी देखा, बहुत सुंदर था। इसके बाद थोड़े दिन तो सब कुछ ठीक था, पर अचानक मेरी वहां पर तबीयत खराब हो गई। मुझे पेट में दर्द होने लगा। दर्द इतना बढ़ गया कि मैं रह नहीं पा रही थी। फिर मेरे हस्बैंड और दीदी यानी कि मेरी ननद मुझे उनके घर के पास के हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और बताया। उन्होंने कहा कि इन्होंने जाने अनजाने में कुछ खा लिया है, इसीलिए ये सब हुआ है। हालांकि उस वक्त उन्होंने मुझे दवाई देकर वापस भेज दिया। दवाई खाने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि अचानक से मेरे पेट में दर्द क्यों हुआ, क्योंकि अब तक मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी और ना ही कोई पहली बीमारी थी। खैर, मुझे उस घर में थोड़ा अजीब सा लगा था। उस घर में जब से मैं गई, मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है। वहां पर 2 रूम थे। एक रूम में मेरी ननंद लोग रहते थे और दूसरे रूम में हम लोग। खैर, जैसे तैसे 10 दिन अच्छे से गए। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड को ऊपर के माले से कोई बच्चे की रोने की आवाज आई। जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। एक बात और, ऊपर के सभी रूम उस वक्त खाली थे। खैर, वो बाहर से अंदर आ गए और चुपचाप सो गए। सोते वक्त उनको सपना आया कि जैसे कोई डरावनी औरत उनका गला दबा रही है। ये सब देखकर वो एकदम से उठ गए। उस रात वो पूरी रात नहीं सो पाए। जब ये बात उन्होंने मुझे बताई तो मुझे भी बहुत डर लगने लगा। आखिरकार न जाने ये सब क्या हो रहा था। हमने ये बात दीदी को बताई। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 6 महीने से यहां रह रही हूं, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। जरूर तुम्हारा कोई वहम होगा। अगर ऐसा होता तो हम लोग यहां क्यों रहते। खैर, उस रात मेरी ननंद ने चिकन बनाया था। हम सबने अच्छे से खाया और थोड़ा बच भी गया, जिसको उन्होंने वापस रख दिया था। सोते वक्त फिर अचानक से मेरी आंखें खुली। ऐसा लगा कि जैसे कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है। उस वक्त बहुत तेजी से आवाज आ रही थी। एक बार को तो मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि ये सब मेरे साथ लाइफ में पहली बार हो रहा था। और तो और, मैं भूतों की कहानियां बहुत पहले से सुनती आई हूं, पर उन दिनों मैं ये सच में महसूस कर पा रही थी। खैर, मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने कहा कि अपनी दीदी को उठाओ। मेरे हस्बैंड दूसरे रूम में जाके दीदी को आवाज देने लगे। न जाने उस रात ऐसा क्या हुआ कि वो उठ ही नहीं रहे थे। मेरे हस्बैंड परेशान हो चुके थे। उन्होंने बहुत तेजी से दरवाजा खटखटाया।
तब जाकर कहीं दीदी और जीजा जी दोनों ही बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने तुरंत कहा कि क्या हुआ। हमने कहा कि कोई दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। ये बात सुनकर दीदी और जीजा जी भी डर गए। उन्होंने उस वक्त दरवाज़ा नहीं खोला था और ना ही उनकी खोलने की हिम्मत हुई। वो सिर्फ अंदर से ही बात कर रहे थे। दोस्तों, हम रात भर बाहर बैठे रहे। सुबह मेरी ननद ने सारा का सारा चिकन उठाकर बाहर फेंक दिया। न जाने क्यों उस रात वो भी बहुत डर गई थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। हस्बैंड ने मेरी बात तुरंत मानी और दीदी से टिकट करवाने को कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तुम हमारे साथ चलो, इधर मत रहो। दोस्तों, दीदी को आना था पर वो बहुत मजबूर थी। उन्होंने कहा कि अभी तुम लोग चले जाओ, जीजा जी गुजरात में कारखाने की सेटिंग करके ही आएंगे। दोस्तों, फिर हम उसी शाम वापस निकल गए। लेकिन उस वक्त निकलते वक्त मेरे से एक सबसे बड़ी गलती हुई। हुआ यूं कि जब हम लोग बाहर निकले तो आजू बाजू वाले जो बच्चे थे वो हमसे मिलने के लिए आए थे। मैंने उन्हें देखकर चलो बाय कहा। इस बात से मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे चलो कहने से शायद कोई साया मेरे साथ चल पड़ेगा। खैर, हम लोग गुजरात आ गए। इसके ठीक दूसरे दिन से ही श्राद्ध शुरू हो गए। आपको तो पता ही है कि इन दिनों घर में पूजा पाठ नहीं करते हैं, मंदिर में पर्दा लगाया जाता है। लेकिन मेरे ससुर जी पूजा पाठ बहुत करते हैं। उनके शरीर में हमारी भवानी माता आती है। खैर, घर पर आने के बाद मेरे हस्बैंड का व्यवहार बदल गया। न जाने क्यों पर वो 4 टाइम खाना खाने लगे। ये सब देखकर मेरी सास को थोड़ा अजीब लगा। एक दिन मेरी जेठानी और मैं एक रूम में सोए थे। रात को जेठानी की एकदम से आंखें खुली। हमारे घर में अंदर से ही सीढ़ियां थी। उन्होंने देखा कि कोई काली सी औरत सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर जा रही थी। उसे देखकर वो एकदम से चिल्लाई। मेरी आंखें भी तुरंत खुल गई। ये सब सुनने के बाद सांस भी आ गई। जेठानी के बताने पर उन्होंने ऊपर रूम में जाकर चेक किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऐसा करते करते 1 हफ्ता बीत गया। इसके बाद मेरी ननद भी आ गई, वो भी अपने हस्बैंड के साथ। उनका इधर खुद का घर था। शाम होते ही वो हमारे घर में हमसे मिलने आई। उन्होंने मेरी सास को सब कुछ बताया जो कि आगरा में हुआ था। सास ने कहा कि इस घर में भी सबके साथ अजीब हो रहा है। मेरे साथ भी हुआ था। एक दिन मैं पलंग पर अकेली धूप में सोई थी। मुझे लगा जैसे मेरे बाजू में कोई सोया है, क्योंकि जब मैं घूमी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे धक्का मारा हो। इसके बाद मैं एकदम से उठ गई थी। दोस्तों, शाम को पूरे घर के सदस्य घर पर ही थे। मेरी छोटी दीदी भी आई हुई थी। सास ने कहा कि अभी तेरे पिताजी कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी खराब चीज हमारे घर में आई है उसको सिर्फ हमारी माता जी ही बाहर फेंक सकती है। फिलहाल अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो पूजा नहीं कर सकते। इसके बाद सास ने कहा कि इधर पास में ही एक किन्नर मासी है जो कि सबको देखती है। हमारी सास मेरे हस्बैंड और मुझे ले गए। मासी ने देखते ही कहा कि कोई औरत तुम्हारे पीछे आई है। सास ने कहा कि इसका कोई रास्ता निकालो, लेकिन मासी ने साफ साफ कह दिया कि यह काम मेरा नहीं है। वो चीज बहुत ही घमंडी है। इसका तो कोई छोटा मोटा साधु बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। बस इसे कोई पहुंचा हुआ इंसान ही भगा सकता है। साथ ही एक बात और, तुम अपनी बहू को उसके मायके भेज दो। इस वक्त तुम्हारे लड़के के साथ इसका रहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो तुम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहती। दोस्तों, उस दिन मैं इतना रोई, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती थी। शायद ही कोई औरत होगी जो ऐसे समय पर अपने पति को छोड़ देगी, वो भी अकेला। मैंने कई बार मना किया, लेकिन उनके समझाने पर मुझे मानना पड़ा कि कुछ ही दिन की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चुपचाप अपनी माँ के घर चली गई। इसके ठीक आगे की जो भी बात है वो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताई थी। उन्होंने कहा कि वो जो भी थी वो उनके पीछे पड़ गई थी। मेरे हस्बैंड जहां भी जाते थे उन्हें हर जगह दिखाई देती थी। मेरे हस्बैंड इतना परेशान हो चुके थे कि मेरे ससुर जी भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो जब भी रात को सोते थे तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनके ऊपर ही वो खड़ी है। वो बताते हैं कि उसका चेहरा इतना काला था जो कि देखने में बहुत डरावना था, और तो और उसकी आंखें भी सफेद थी। दोस्तों, मेरे हस्बैंड उनके डर से इतना सूख गए थे कि उनको देखते ही पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके बाद एक दिन उनका एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आया। मेरे हस्बैंड को देखकर वो एकदम चौंक गया कि ये कैसी हालत बना रखी है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने जब उनको ये सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ चल, मैं एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबा को जानता हूं,
वो तेरी समस्या का हल जरूर निकालेंगे। मेरे हस्बैंड बिना देरी किए जल्दी से बाबा के पास चले गए, जो कि शमशान में रहते थे। वो एक अघोरी बाबा थे। फिलहाल तू अभी घर पर ही रह, मैं कल तेरे घर पर आऊंगा। इसके दूसरे दिन वो मेरे हस्बैंड को बाबा के पास ले गए। उन्होंने बाबा के सामने मेरे हस्बैंड को बिठाया। वो ठीक बाबा को घर पर ही लेकर आए थे। बाकी घर के सभी लोग थोड़ा दूर बैठे हुए थे। बाबा ने एक बीड़ी चलाई और मेरे हस्बैंड के सामने देखते हुए कहा कि क्यों इस लड़के को परेशान कर रही है। बाबा ने बस इतना ही पूछा था कि अचानक से वो मेरे हस्बैंड के शरीर में आ गई। कहने लगी कि मैं इसको लेकर जाऊंगी। पर बाबा ने कहा कि मुझे इसकी गलती बता, आखिर इसकी गलती क्या है। कहने लगी कि मैं इसके पीछे नहीं, इसकी औरत के पीछे आई हूं। उसने घर से जाते टाइम कहा था कि चलो, इसीलिए मैं इनके पीछे पीछे आ गई। मैं इसकी बीवी के घर पर गई थी, लेकिन इनके रूम में मां काली की फोटो लगी हुई है। मैं घर के अंदर नहीं जा पाई, पर अब मैं इसको लेकर जाऊंगी। बाबा ने कहा कि तू कहां से आई है। कहने लगी कि ये लोग जहां से आए हैं वहां पर कुछ साल पहले मैं भी वहां किराए पर रहती थी। उन दिनों मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन मेरा पति बहुत गंदा आदमी था, उसको बच्चा नहीं चाहिए था। उसने मुझे बहुत मारा और कहा कि बच्चा गिरा दो। मैंने जब ना कहा तो उसने तकिए से मेरा मुंह दबाकर मुझे मार डाला। उसने ये बात सबको फैला दी कि मैं बीमार थी तो मर गई। किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। इसके बाद वो वहां से घर खाली करके भाग गया। तब से मैं और मेरे बच्चे की आत्मा वहां पर भटक रही है। ये लोग वहां पर रहने आए थे तो मैंने देखा कि ये उसकी पत्नी से कितना प्यार करता है। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने इन दोनों को अलग कर दिया। मैं इसको अक्सर देखती थी, ये मेकअप लगाने बैठती थी, लेकिन मुझे कभी नहीं पूछती थी। वाकई मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। देखकर साफ पता चलता था कि ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। ये सब देखकर मैं बहुत चिढ़ चुकी थी। मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगी, मैं इसको मार डालूंगी। दोस्तों, इसके बाद बाबा ने कहा कि मानता हूं तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, पर इसमें इनकी क्या गलती है, छोड़ दे इनको। इनकी और तेरी जिंदगी में बहुत फर्क है। इन्होंने तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। जो तेरे साथ हुआ वो तेरी जिंदगी थी। दोस्तों, बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन वो मान नहीं रही थी। इसके बाद बाबा ने मंत्र उच्चारण करके एक विभूति मेरे पति के सर पर लगाई, जिसके बाद वो इतना चिल्लाई, कहने लगी कि मैं जा रही, पर इसके बदले मुझे एक मुर्गा चाहिए, तब मैं यहां से जाऊंगी। परिवार वाले देर ना करते हुए तुरंत मुर्गा ले आए। दोस्तों, जाते जाते कहने लगी कि अगर कभी भी ये मुझे अपने खराब टाइम में याद करेगा तो मैं इसकी मदद करने जरूर आऊंगी। ये बहुत अच्छा इंसान है। इसके बाद मेरे हस्बैंड बेहोश हो गए। फिर उन्हें थोड़े टाइम बाद होश आया। देखते ही देखते वो पहले जैसे हो गए। फिर एक दिन वो मुझे मेरे घर पर लेना है और हमारी सास ने हमारा पूरा घर गायत्री मंत्र से बांध दिया था, ताकि कोई भी खराब चीज घर में ना सके। दोस्तों, शुक्र है अघोरी बाबा का। शायद वो नहीं होते तो आज मैं मेरे हस्बैंड के साथ जिंदा ना होती। थोड़े ही टाइम पहले की बात है, वो बाबा भी गुजर गए हैं। और सबसे ज्यादा शुक्र है उनके दोस्त का, जिन्होंने समय न गवाते हुए तुरंत बाबा से मिलवाया। अब तो मेरा लड़का 7 साल का हो चुका है। आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी इस कहानी का हर एक शब्द बिल्कुल सच्चा है। हालांकि कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, मगर उसे पूरी तरह से बयां कर पाना सबके बस की बात नहीं। धन्यवाद। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा किस्सा और सुनाया चलता हूं। कहानी छोटी है मगर है लाजवाब। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जीवन सिलौट है। मैं धर्मपुरी क्षेत्र के एक छोटे से गांव भिलडूडी में रहता हूं। मैं एक आदिवासी लड़का हूं। साथ ही शुरू करते हैं मेरी आप बीती। बात 2022 की है, जब मैं धामनोड में एक दुकान पर काम करता था। एक दिन काम करते वक्त शाम के टाइम मेरे दोस्तों का मुझे कॉल आया। कहने लगे कि आज शाम को साथ में ही कहीं बैठते हैं। मैंने उनसे कहा ठीक है। फिर मेरी दुकान से छुट्टी हुई और मेरे सभी दोस्त मुझे लेने दुकान पर आ गए। इसके बाद हम सीधा एक ढाबे पर गए और वहाँ हम काफ़ी देर तक बैठे। उसी बीच माँ ने मुझे कॉल किया। मैंने माँ को सब कुछ बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ और यहीं से खाना खाकर आऊँगा। माँ ने कहा ठीक है, लेकिन टाइम पर घर आ जाना। दोस्तों, इसके बाद हम सब दोस्तों ने खाना खाया और सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। उन्हीं दोस्तों में से
मेरा एक दोस्त है विजय, वो मेरे गांव से कम 7 किलोमीटर आगे रहता था। उसने मुझे मेरे गांव के बाहर उतार दिया। वहां से मेरा गांव करीब 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। साथ ही आपको बता दूं कि रात के समय मेरे गांव वाला रास्ता एकदम सुनसान रहता है। उस वक्त मुझे रात के लगभग 11:30 बज गए थे और हमारे गांव में अक्सर लोग 9 बजे के आसपास सो जाते हैं। दोस्तों, उस रास्ते में मेरे और उस काली रात के सिवा कोई भी नहीं था। आपको बता दूं कि उस रास्ते में 2 पानी के कुएं आते हैं और अक्सर रात के समय उन कुएं के पास कोई भी नहीं जाता, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि उन दोनों कुएं के पास आत्माएं रहती हैं। वहां पर एक लड़की ने जहर खाकर और एक लड़की जिसका नाम कंचन था, उसने फांसी लगाकर अपनी जान दी थी। उस वक्त चलते समय मुझे यही बातें न जाने क्यों याद आ गई। सच कहूं तो मन में थोड़ा डर भी लग रहा था, पर मैं वहां से चुपचाप चलते जा रहा था। मैं धीरे धीरे पहले कुएं के पास से निकल गया था। देखते ही देखते दूसरा कुआं आ गया, जहां उस लड़की ने अपनी जान दी थी। वैसे आप सभी को बता दूं कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो यहीं से शुरू हुआ था। मैं ठीक जैसे ही वहां से निकल रहा था कि तभी अचानक पीछे से किसी लड़की ने आवाज दी। वो आवाज सुनकर मैं एकदम से डर गया। सोचने लगा कि इतनी रात को कोई लड़की यहां क्या कर रही है। तभी पीछे से फिर दोबारा आवाज आई कि मुझसे बात नहीं करोगे। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा कि मुझे पहचाना नहीं, मैं कंचन। दोस्तों, डर तो बहुत लगा, क्योंकि जिसके बारे में मैं सोच रहा था वही इंसान जब सामने आ जाए तो आप ही सोचिए कैसा लगेगा। मैंने डरते हुए पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सच कहूं तो मैं काफी डर गया था। बीच बीच में मैं पीछे की तरफ भी देख रहा था। मैंने देखा कि कुएं के पास बने कमरे के पीछे एक सफेद हाथ निकला। दोस्तों, आप मेरा विश्वास नहीं करोगे, मैं बहुत ज्यादा डरते हुए भी उस हाथ को देखे जा रहा था। धीरे धीरे वो पूरा हाथ मेरे सामने आ गया। ये सब देखकर मेरा पूरा शरीर मानो बर्फ की तरह जम गया। मैंने देखा कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि कंचन ही थी। आपको बता दूं कि कंचन को मरे हुए 6 साल हो चुके हैं। साथ ही मैं उसके बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूं। कंचन मेरी गर्लफ्रेंड की बुआ की लड़की थी। कहीं ना कहीं शायद वो मुझे पसंद करती थी, लेकिन मैं उसके मामा की लड़की को पसंद करता था और वो भी मुझे पसंद करती थी। पर खैर, मैंने उसे देखा और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने घर की खटिया पर पड़ा था। होश में आते ही मैंने देखा कि मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन मेरे आसपास ही बैठे थे। मेरी माँ लगातार रोए जा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं यहाँ कैसे आया। थोड़ी देर बाद माँ ने मुझसे कहा कि तू खुद चल के आया और ठीक दरवाजे के बाहर एकदम से गिर पड़ा। इतनी जोर से गिरा था कि तेरे सर में भी चोट आ गई। बस फिर पिताजी और भाई ने तुझे खटिया पर लेटा दिया। दोस्तों, फिर जाकर मैंने सबको बताया कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। माँ ने कहा कि आज के बाद तू उस रास्ते से नहीं निकलेगा। मैंने ठीक अपनी माँ की बात मानी। इसके बाद वो दिन और आज का दिन है, मैं कभी भी उस रास्ते से नहीं निकला। पर मेरे लिए सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि मेरी माँ आज मेरे साथ नहीं है। वो अभी अगस्त में ही हमें छोड़कर चली गई। बाकी दोस्तों सारी बातें एक तरफ है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि बेहोश होने के बाद मैं घर तक कैसे चलकर आया। अगर आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।